Hello students, I welcome every one of you again on my YouTube channel. I'm Dinesh Panchal. I'm here with yet another poem of class 12 CBSE, that is Aunt Jennifer's Tigers. It is our third poem on this platform. Before this we had covered My Mother at 66. After that we covered an elementary school classroom in slums, and here today we will cover the third poem, and that is the Aunt Jennifer's Tigers. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस पोम की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से इसकी बात करेंगे, इसके बाद हम एक एक स्टेंजा को डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पोम की समरी जो है वो देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर है जो लास्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट मी गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। फर्स्टली, आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज अ पोम बाय एड्रियन रीच illustrating her feminist concerns in the male dominant world. A woman of her time was only supposed to be a dutiful homemaker. This poem, through the world of Aunt Jennifer's, tells us about her inner desire to free herself from the clutches of abusive marriage and patriarchal society. देखो, बहुत कुछ यहाँ पर हमको इस पोम के बारे में इसके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि ये पोम जो है वो बेसिकली किस बारे में है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनसे ये पोम डील करेगी अपनी। यहाँ अगर हम बात करें तो एड्रियन रीच के बारे में सबसे पहली बात जो अपन को फर्स्ट टर्म हमको नजर आता है जो वो कौन सा है, फेमिनिस्ट। ठीक है, अब ये फेमिनिस्ट जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है? हर वो इंसान जो फीमेल्स के राइट्स के लिए बात करता है उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब फेमिनिस्ट जरूरी नहीं यहाँ पे किसी भी तरीके से एक फीमेल ही हो। ठीक है, आप कई सारे ऐसे थॉट्स भी होते हैं जो फेमिनिस्ट थॉट्स जिनको कहा जाता है, मीन्स जहाँ पर विमेंस के राइट्स की बात होती है। तो यहाँ एड्रियन रीच के बारे में हम एक बात ये देखते हैं कि वो एक ऐसी पोएट रही है जिन्होंने फीमेल्स के जो कंसर्न्स होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, सोसाइटी के अंदर किस तरीके की लाइफ को उनको जीना है, उन सारी बातों को लेकर एड्रियन रीच जो है वो बात करती है। इसके बाद ये जिस सोसाइटी के अंदर और जिस तरीके के एटमॉस्फेयर के अंदर ये रही हैं, वहाँ पर एक चीज़ और ये ऑब्जर्व करती हैं, और वो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर, है ना? मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पर मैनली, क्योंकि एक फैमिली जो होती है, एक घर जो होता है, वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है। वहाँ पर दो इंसान आपस में मिलके एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, या कॉम्प्रोमाइज़ की जगह पे आप ये कहो कि कमिटमेंट करते हैं कि हम दोनों हमारी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही में जहाँ कहीं पर ऐसा एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो करने के लिए स्टेन करेंगे, हम खड़े रहेंगे वहाँ पे। पर यहाँ आंट जेनिफर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, और ये ही कंडीशन आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर और इवन कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व दैट द वीमेंस आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स। उनके जो राइट्स हैं, जो उनके इवन जो फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ तक से उनको डिनाई करा जाता है, और सिर्फ ये बात कही जाती है दैट इट इज़ अ कस्टम। ठीक है, ये एक परंपरा है। उसी के बेस के ऊपर हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि उनके राइट्स जो हैं उनको पूरे तरीके से इग्नोर करा जाता है। द सेम थिंग इज हियर हैपेंड विद आंट जेनिफर आल्सो। उनके बारे में क्या-क्या चीज़ है कि हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक तरीके से फ्रीडम चाहिए, बट अभी तक उनको फ्रीडम जो है वो मिल नहीं पाई उनके लाइफ के अंदर। इवन उनके खुद के डिसीजंस को लेना, कई ऐसे काम होते हैं जो एक विमन जो है वो करना चाहती है, बट इवन आफ्टर शी वाज़ नॉट अलाउड टू डू दैट ऑल वर्क्स आल्सो। तो यहाँ अपनी लाइफ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ठीक है, आगे क्या-क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर उनके बारे में वो देखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं अपन अबाउट द पोएट एड्रियन सिज़ल रीच, जो है वो इस पोएम की अपनी पोएट है। 1929 से लगाकर 2012 तक का इनका पीरियड रहा है। अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, और साथ ही में फेमिनिस्ट हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस्ड पोएट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ जो रहा है, जो अपना 1951 से लेके 2000 तक का जो पीरियड रहा है, उसके अंदर एड्रियन रीच को काफ़ी ज़्यादा एक सेलिब्रेटेड पोएट के तौर पे उनको देखा जाता है, और काफ़ी इनको पढ़ा भी गया है, और एक इन्फ्लुएंस्ड पोएट हैं। शी टॉक्स अबाउट अ वुमन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। वो हमेशा इन चीज़ों को लेकर उठाती रही है, ऐसे जो भी सारे इश्यूज़ हैं। आप यहाँ पर एक इंडियन पोएट भी हैं जिनका नाम है कमला दास। ठीक है, उनकी हमने एक पोएम पढ़ी थी हमारे सिलेबस के अंदर जो है, जिसका नाम था माय मदर एट 66। वहाँ हमने देखा था
वो भी ऐसे इश्यूज़ को लेकर आती है जो जिन इश्यूज़ को इग्नोर करा गया होता है। ख़ैर यहाँ पर हमने ऐसा कोई उनका फ़ेमिनिस्ट राइटिंग हमने देखी नहीं है, बट आप जैसे ही आगे उनकी और राइटिंग करोगे तो आप राइटिंग देखोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कई सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पर एक वुमन को क्या-क्या सफ़रिंग जो है वो अपनी लाइफ़ के अंदर झेलनी पड़ती है, उन सारी बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी लिखा है। एड्रियन रीच जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसी चीज़ को करा है। She talks about women's experiences in her married life and she has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of a man। और साथ ही में एक और बात की बात करते हैं कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एक वो घर जहाँ पर डोमिनेंस जो है वो मेल की रहती है, वहाँ पर एक तरीके से एक फीमेल जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीती है, क्या-क्या सफरिंग उनके सामने आती है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे, उनकी पोएम के थ्रू किस तरीके से वो अपने आइडिया को कन्वे करती है। साथ ही में पोएम के अंदर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास प्रांस। ये वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंजी स्टेप्स, है ना? यहाँ पर बहुत हद एक तरीके से एक हाई स्टेप्स को लेते हुए मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रांस बोलते हैं। स्प्रिंजी मीन्स जब आपने देखा होगा जो लॉयंस जो हैं, वो जब चलते हैं तो एक तरीके से उनके पाँव जो है वो बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे होते हैं, ठीक है? तो वो स्प्रिंजी स्टेप्स जो हैं, यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ हुआ है, टाइगर्स के सेंसेस में इसको इस्तेमाल करा गया है। सेकंड वर्ड हमारे पास है टोपाज़, इसका मीन होता है अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन होता है जिसको अपन टोपाज़ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेनिजन्स, इसका मीन होता है एन एनिमल दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर एक एनिमल जो है वो पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेनिजन्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो होता है स्लिक। स्लिक का मीन होता है एलिजेंट, काफी आकर्षक जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्लिक। नेक्स्ट वर्ड है सिवल्ड्रिक, इसका मीन होता है बीइंग कर्शियस स्पेशली टू वुमेन इन एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन। यहाँ इसका मीनिंग ये, बाकी शिवल्ड्रिक को और भी कई टर्म्स में यूज करा जाता है जहां पर कोई एक ब्रेवरी वाला काम हो उसके लिए भी अपन शिवल्ड्रिक यूज करते हैं, और साथ ही में एक जेंटलमैन के लिए भी उसको अपन शिवल्ड्रिक बोलते हैं जो महिलाओं की इज्जत करता हो, ठीक है? ये सारी बातें जो हैं वो शिवल्ड्रिक के लिए भी अपन को नजर आती है। इसके बाद एक और वर्ड है ओडिल्स है जो अपन को मीनिंग देता है एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट्स और एक्सपीरियंसेस। ऐसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, उनको अपन बोलते हैं ऑर्डिल्स। इसके बाद प्रांसिंग, वही वर्ड है हमारे पास। इसके बाद एक वर्ड है फ्लटरिंग, इसका मीन होता है टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ बीइंग एजिटेटेड। जिस समय एक इंसान जो है वो काफ़ी क्विक मूव लेता है, इरेगुलर मोशंस के अंदर जो चलता है इस तरीके से जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गया हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लटर बोलते हैं, ठीक है? ये सारे टर्म्स थे हमारे सामने, नए टर्म्स थे। स्टेंजा फर्स्ट के ऊपर अपन आते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। अच्छा, यहाँ स्क्रीन क्या है? देखो, आंट जेनिफर जो है वो एक पर्टिकुलर इस क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है जिस समय ये पोम जो है वो लिखती है। उस समय आप देखोगे कि वो क्या कर रही है, यहाँ पर एक टाइगर बना रही है इस क्लोथ के ऊपर, ठीक है? अब ये क्लोथ कोई भी हो सकता है, कोई टेबल क्लोथ हो सकता है, कोई वॉल हैंगिंग क्लोथ हो सकता है। तो ये क्लोथ के ऊपर ये क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जहाँ पर इन्होंने क्या बना रखे हैं? कुछ टाइगर्स बना रखे हैं, ठीक है? अब ये देखती है जो टाइगर्स इन्होंने बनाए हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। ये क्या करते हैं? एक स्क्रीन के ऊपर प्रांस करते हैं। मींस प्रांस का मींस मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत हाई स्टेप्स को लेके, हाई स्प्रिंजी स्टेप्स को लेके ये चलते हुए उसने बताए हैं उस क्लोथ के ऊपर। अब फिर इन्होंने बात बताई इसके बारे में, ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखो यहाँ पे क्या है, टोपास का मीन ये जो है टाइगर्स हैं, इनको कंपेयर करा गया है टोपास के साथ। टोपास का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक तरीके का क्या है? स्टोन है, और जिसका कलर क्या होता है? येलो कलर होता है, ठीक है? तो यहाँ ये चीज अपन ऑब्जर्व करते हैं कि येलो कलर टाइगर्स का भी है और येलो कलर जो है वो टोपास का भी होता है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर टाइगर्स को किसके जैसा बताया है? टोपास के जैसा बताया। तो यहाँ अपन एक चीज और देखते हैं कि मेटाफोर का यूज हुआ है, जहां पर बिना लाइक एंड एस का यूज करे हुए हमने क्या करा है? दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करा है, जहां पर यहाँ हमारे पास टाइगर्स और साथ ही में दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टोपाज है। इन दोनों को कंपैरिजन करा गया है बिना लाइक और एस के यूज करे हुए। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी आपका क्लियर होता है जिसको बोलते हैं अपन मेटाफोर। अच्छा, यहाँ क्या है? आंट जेन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। डेनिजन्स का मीन्स किसी पर्टिकुलर जगह पे ड्वेल करने वाले, निवासी, है ना? वो जो टोपाज डेनिजन्स है, टोपाज का मीन टाइगर जो है वो कहाँ के डेनिजन्स है?
ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ग्रीन वर्ल्ड जो होता है, स्पेशली आप यहाँ पे इसको कह सकते हो फॉरेस्ट जो होता है उसके वो क्या है, डेनिजन्स हैं, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री। इसके बाद वो क्या बताती है कि उनके जैसे ही जहां पर मानो कोई दूर पेड़ के नीचे कोई मैन खड़ा है, हो सकता है वो किसी भी काम के लिए वहां पर आया हो, लेकिन टाइगर जो है वो किसी भी तरीके से क्या नहीं करते, दे डोंट फियर फ्रॉम द मैन बिनेथ द ट्री। उनको किसी भी चीज का डर नहीं है, किसी भी इंसान का डर नहीं है। दे पेस इन स्लिक शिवेल्ड्रिक सर्टेनिटी। वो क्या करते हैं, हमेशा एक स्लिक मोशन जो होता है, सिवेल्ड्रिक मोशन, सिवेल्ड्रिक का मीन मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेवरी के साथ चलते हैं, काफी एलिजेंट नजर आते हैं। एलिजेंट का मीन काफी आकर्षक नजर आते हैं, और काफी निश्चितताओं के साथ वो क्या करते हैं, अपने कामों को करते रहते हैं, एक सर्टेनिटी के साथ अब वो चलते हैं वहां पर उस ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एक बार फिर से अपन देखते हैं इस स्टेंजा को। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। वो एक स्क्रीन के ऊपर प्रांस करते हुए दिखाती हैं, उनको वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, उनको क्या बताया गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स के तौर पे टाइगर्स को बताया गया, मेटाफर का यूज हुआ है यहाँ पे, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वो उस वर्ल्ड के अंदर जो बिल्कुल ग्रीन है, फॉरेस्ट है स्पेशली आप ये कह सकते हो, तो वहां के वो डेनिजन्स हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री। ट्री के नीचे जैसे ही वहां पे एक मैन खड़ा है तो वो उससे बिल्कुल डरते नहीं है। दे पीस इन स्लिक शिवेल्ड्रिक सर्टेनिटी, ठीक है। अब यहाँ साथ ही में इस स्टेंजा के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे एक राइम स्कीम भी अपन को नजर आती है, ठीक है। राइम स्कीम जो है वो क्या है, आप देखना यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन है एंड ग्रीन है, यहाँ पर दोनों का साउंड सेम है, तो इनको अपन ने क्या टर्म दे दिया, ए। और साथ ही में ट्री है तो ये आपका हो गया बी, ठीक है। और यहाँ सर्टेनिटी जो है वो, इसको आप अलग टर्म दे सकते हो, सी हो गया, ठीक है। एक बार के लिए अपन इसको देखते हैं, ठीक है। बाकी के सारे जो स्टेंजास हैं उनके अंदर एक एग्जैक्ट राइम जो है वो बनती है। अब देखो एक और चीज आती है यहाँ पे, एनाफोरा का भी आप यूज देखोगे, थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करोगे तो एनाफोरा क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर, है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो हैं वहां पर अगर सेम वर्ड्स यूज होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाफोरा। यहाँ पे जैसे कि दे और दे, तो ये क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एनाफोरा जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेंजा नंबर 2 के ऊपर, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लटरिंग का मीन्स होता है काफी ज्यादा डरते हुए किसी काम को करना, मतलब जो लड़खड़ा रही है ना, उनकी फिंगर्स जो है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो जो वूल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, वो करते हुए भी उनके हाथ जो है वो काफी ज्यादा फ्लटर कर रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी का मीन्स वो चीज जो किससे बनी हो, जो एलिफेंट टीथ होते हैं जिनसे बनी हुई कोई भी चीज होती है उसको अपन बोलते हैं आइवरी। तो जो आइवरी की जो निडल है उनके हाथ में, अब इतना ज़्यादा वो डरी हुई हैं कि उसको उस वूल के अंदर से जब उनको खींचना होता है, ठीक है, पुल, तो फिर उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, उनकी फिंगर्स जो हैं वो फ्लटर कर रही हैं। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिंग है ना, जो उन्होंने अपने हाथों में पहन रखी है, ठीक है। वो जो रिंग है, अब ये रिंग जो है वो एक तरीके से सिंबल्स के तौर पे यूज हुआ है। सिंबल जो है वो किसका सिंबल है ये, क्योंकि जिस दिन से उनको रिंग पहनाई गई थी तो उस दिन से क्या हो गया था, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उनको उनसे बिल्कुल छीन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद उनकी जो एक बोल्ड लाइफ थी वो भी उनसे चली गई। अब ऐसा लग रहा है सी हैज बीन मास्टर्ड बाय, मत मीन्स एक जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वो किस तरीके से अपने जो उनके सर्वेंट्स होते हैं उनसे जैसे पेश आता है, जहां पर एक तरीके से बॉन्डेड लेबर अगर वो कर रही हो, ऐसा उनको फील होता है। लाइफ में किसी भी तरीके का कोई एडवेंचर नहीं है, किसी भी तरीके से एक इंटरेस्ट जो होता है जीने का, जो इंजॉय होता है, वो सारी चीजें गायब है। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के कहे हुए सारे के सारे कामों को कर रही हैं। और आइवरी नीडल को हार्ड टू पुल, यहाँ पर ये जो बात बता रखी है इसका मीनिंग ये है कि एक बात अपन ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनको वो काम करने से मे बी पॉसिबल दैट हर वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी विल नॉट बी लाइक बाय हर हस्बैंड, है ना। उनको वो बात पसंद नहीं आएगी कि एम्ब्रॉयडरी का वो काम करती है, मीन्स वो अपने ऑक्यूपेशन को, वो अपने इंटरेस्ट को भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाती है। इस तरीके से उसको अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो है उसने स्ट्रगल करे हैं, और एक ऐसी मैरिड लाइफ वो जीती आ रही है जहां पर उसकी खुद की जितनी भी सारी हॉबीज हैं, उसकी इंटरेस्ट है, उसकी फ्रीडम है, उसकी इंडिपेंडेंस है, उन सारी चीजों को क्या करा गया है, नेग्लेक्ट करा गया। तो ये सारी बात जो है वो हम देखते हैं।
द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। ठीक है, ये बात अपन ने यहाँ पे देखी। इसके बाद आपको चीजें ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर एक राइम स्कीम जो है वो बनती है, वो है ए और बी बी। सीधा है वुल एंड पुल एंड बैंड एंड हैंड। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अपन ने देखा था वहां पर राइम स्कीम जो है वो ए और बी और सी अगर आप उसको देना चाहो तो, ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ पर एक प्रॉपर राइम ए बी बी जो है वो उसकी स्कीम बनती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर 3 की। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ranged with ordeals she was mastered by। जिस समय आंट जेनिफर जो है उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स थ्रू आउट द लाइफ जो टेरिफाइड रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले हमेशा वो डरते थे। स्टिल रेंज्ड विद ऑर्डिल्स, उस समय भी क्या होगा, जिस समय वो मर जाएंगे शायद उसी समय उनको उन सारी चीजों से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बट इवन आफ्टर शी विल बी रेंज्ड विद ऑर्डिल सी वॉज मास्टर बाय। वो जो रिंग है यहाँ पे देखो, ऐसा है कि उनकी डेथ तो हो जाएगी, ठीक है, बट डेथ होने के बाद जिस समय वो वहां पर लेटी रहेंगी आफ्टर डेथ, तो उस समय भी क्या होगा, उनके हाथों के अंदर क्या रहेगा, वो रिंग रहेगी, ठीक है। और जो एक तरीके से वो सिंबल है किस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, ये सारी बातें हम देखते हैं, ठीक है। और हमेशा वो चीज इवन आफ्टर डेथ she will be reminded of this thing that how much struggle she had in her life। the tigers in the panel that she made will go on prancing। but जो tigers उसने बनाए हैं वहां पर उस क्लोथ के ऊपर, वो हमेशा क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज प्रांस, वो हमेशा चलते रहेंगे बहुत एलिजेंटली, ठीक है, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और साथ ही में वो कैसे रहेंगे, प्राउड रहेंगे, बाकी काफी एक गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को, एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा डरे बिना डरे हुए अपनी जिंदगी को जिएंगे, ठीक है। वो अब देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कैसा है आंट जेनिफर का, वो काफी डरी हुई रहती है, और एक वो है जो उनकी इमेजिनेशन है, ठीक है, वो बनना कैसा चाहती है, उस टाइगर के जैसा जो बिल्कुल फ्रीली अपनी लाइफ को जिए। बट उनकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से खराब है, और वो जिंदगी जो जीना चाहती है उसको पता है कि इस जन्म में तो ये चीजें संभव नहीं है मेरे लिए। हो सकता है काश मैं एटलीस्ट कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके अपने दिल को थोड़ा सा सुकून जो है वो देने का ट्राई करती है। ये बात अपन यहाँ पे देखते हैं, और उनकी इमेजिनेशन के अंदर वो बिल्कुल एक अलग लाइफ को देखती है, और उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट जो है वो अपन को नजर आता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंजर लास्ट स्ट्रेंजर था, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी समरी जो है, इसको आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लेना, आपको सारी चीजें वही नजर आएगी, फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ इसको। द पोएट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग ऑफ ए वुमन Aunt Jennifer। The aunt is embroidering a motif comprising of energetic, fearless tigers moving freely around the bright greenery। अपन ने देखा वो टाइगर्स है, काफी एनर्जेटिक है, काफी फियरलेस है, बिल्कुल फ्रीली उस ग्रीनरी के अंदर घूमते हैं। शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस मीन्स अपना सब कुछ उसने क्या कर रखा है, सेक्रीफाइस कर दिया है, सबमिट कर दिया है, ठीक है, किसके आगे, टू हर हस्बैंड्स कमांड। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम एंड शी फियर्स हिम कंस्टेंटली। उसके सारे एक्ट को कौन डोमिनेट करता है, उसके हस्बैंड, और बहुत ज्यादा वो डरी हुई रहती है। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट्स हर इनर डिजायर टू लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, एलिजेंट एंड ब्राइट। और इसका बिल्कुल कंट्रोवर्सी जो है वो, इसका कन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ नजर आता है, उसकी लाइफ के अंदर, जो आंट जेनिफर की लाइफ है, वो चाहती है कि एक फियरलेस लाइफ को वो जिए हैं, बट कहीं ना कहीं पर वो उसकी जो सिचुएशंस है वो उसको अलाउ नहीं करती है वो ऐसी लाइफ जिए। थ्रू आउट द लाइफ शी वाज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स। वो जिस समय एम्ब्रॉयडरी का काम करती है उस समय क्या होता है, आंट जेनिफर के फिंगर्स जो है वो काफी ट्रेमल करते हैं। शी इज ओल्ड बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड। शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश। शी इज स्कैर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर्स हिज रेट। उसको एम्ब्रॉयडरी करने में भी डर लग रहा है, और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए उसके हस्बैंड का जो एंगर, जो गुस्सा जो है, वो शायद उसके ऊपर कहीं फूट पड़े। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज ए कंस्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। यहाँ उसके हाथों में जो वेडिंग रिंग है वो कंस्टेंटली उसको इस बात को रिमाइंड करवाती है कि ये जो वेडिंग रिंग जो उसने पहन रखी है वो एक तरीके से सिंबल है किस तरीके से उसको थ्रू आउट द लाइफ कमांड करा गया है, वो हमेशा उसके हाथों में रहती है, ठीक है। The burden of the demanding marriage has exhausted her। The torment will not end until her death। और जो उस डिमांडिंग मैरिज का बर्डन है वो हमेशा उनके ऊपर रहेगा। The torment will not end until her death। और ये जो टॉर्मेंट है, जिस तरीके का एक तूफान है उसकी जिंदगी में आया आफ्टर मैरिज, वो कभी भी एंड नहीं होगा
इवन जब वो मर भी जाती है तब भी उसके हाथों में कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल जो है वो रहेगा. इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री. ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स दैट she is embroidering will continue to move around freely forever. Her desire of freedom and fearlessness will live on through her tigers. उसकी जो डिजायर्स है वो कहाँ पर नजर आएगी? उसके टाइगर्स के अंदर नजर आएगी. इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं अपन. हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरी गेट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड? यहाँ पे दो वर्ड का यूज करा गया, एक तो है डेनिजन्स और दूसरा वर्ड कौन सा है? शिवेलरी. ये दोनों वर्ड जो हैं टाइगर्स की के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने में किस तरीके से अपन को हेल्प करते हैं. द वर्ड डेनिजन्स मीन दैट दे आर प्राउड ऑफ देयर होम्स. वो लोग जिनको अपने घर पे रहने का, अपने निवास स्थान का बहुत ज्यादा प्राउड है. दे फील सेफ देयर एंड हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच्ड टू इट. और साथ ही में वहां पर जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पर एक तरीके की बिलोंगिंगनेस है, वहां पे अपनापन है उनका. बट यहाँ उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है. आंट जेनिफर के साथ ये क्वालिटी जो है वो किसके अंदर नजर आती है? अपन को टाइगर्स के अंदर नजर आती है. ठीक है. द वर्ड शिवेल्ड्रिक शोज दैट दे हैव अ मेजेस्टिक एंड वर्थी पोजिशन लाइक नाइट्स. और साथ ही में यहाँ पर बिल्कुल नाइट्स की तरह उनकी पोजीशन जो है वो कैसी है? मैजेस्टिक है एंड वर्थी पोजीशन है. बिल्कुल उस तरीके की पोजीशन नहीं है जिस तरीके की पोजीशन के अंदर कौन है? यहाँ पर आंट जेनिफर है. व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा? व्हाई इज द finding the needle so hard to pull? Her hands are fluttering probably because she is scared of her husband who could come anything uh, and scold her for sitting idle and wasting time her doing embroidery. She finds the needle so hard to pull because her fingers are tired of working एंडलेसली ऑल थ्रू हर लाइफ. बता चुका हूं मैं आपको. हो सकता है उसके हस्बैंड आके वहां पे उसको स्कोल्ड करे कि आप बिल्कुल खाली बैठे रहते हो और ये फालतू काम करते हैं, तो उसको इवन वो काम करते हुए भी यहाँ पर एक तरीके का डर लग रहा है. ठीक है. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Massive weight of uncle's wedding band suggests symbolically that the bindings and obligations of her marriage are so much that they have put a lot of burden and stress on her. ये बात अपन कर चुके हैं उससे पहले भी. Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? वो किन से यहाँ पर एक तरीके से टेरिफाइड है? तो उसका आंसर ऑब्वियस है. यहाँ पर उसके जो हस्बैंड है उनसे हमेशा उसको डर लगता है. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ranged? What are the meaning of the word ranged in the poem? The ordeals are, यहाँ पे क्या क्या ordeals हैं? तो obeying her husband's orders, fear of men, giving to his dominance and fulfilling his commands. ये सारे तो क्या हैं? ordeals हैं जिनसे वो बिल्कुल surrounded है. इसके बाद यहाँ पे रेंज्ड का मीन क्या है? वो सारी बाइंडिंग्स हैं जिनके अंदर वो हमेशा से कैद रही हैं. वो सारे एक तरीके से ऑब्लिगेशंस जो किसके साथ आए हैं? उस रिंग के साथ आए हैं. उनको वहां पर कहीं ना कहीं पर उनका सामना करना, उनको एनकाउंटर करना जो है वो किसके लिए टफ रहा है? आंट जेनिफर के लिए हमेशा के लिए टफ रहा है. ठीक है. तो ये आपका पोम है और साथ ही में इसका एक्सप्लेनेशन जो है लाइन बाय लाइन अपन ने एक एक स्टेंजा को देखा है. कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लिटरेरी डेप्थ जो है वो अपन को नज़र नहीं आती है इस पोम के अंदर. एक नॉर्मली राइम स्कीम जो है उसको यूज़ करते हुए लिखा है. इजी लैंग्वेज है और बहुत ही कम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीचेस को भी यहाँ पर यूज़ करा गया है. तो आपके क्वेश्चन आंसर भी हमको ने कुछ देखे, समरी भी देखी और साथ ही में कुछ नए वर्ड्स है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनको भी अपन ने यहाँ पर देखा. होप सो कि पोम जो है वो आपको समझ में आई होगी. एक बार फिर से हम मिलते हैं एक और नई पोम के साथ. तब तक के